Hello, can you hear me now? Okay. Okay, there were funny faces on my thing actually. Acha, I'm okay. I'm loud. I'm going live now again. Just say hello. Hello, can you hear me? I'm sorry, there has been a technical glitch. तो माफ करिएगा. आप लोग हमारी आवाज सुन सकते हैं? Yes. Thank you. सॉरी, माफ करिएगा. क्षमा चाहूंगा आप सबका. कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल ग्लिच. सो दोस्तों, हिंदुस्तान के दिल शहर लखनऊ से चंद्र प्रकाश आपके सामने हाजिर. कई लोग पुरानी यादों में डूबे अक्सर पुराने लखनऊ को ढूंढा करते हैं. उनके जवाब में हमने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं, आपके सामने पेश करना चाहूंगा. लखनऊ आज भी यही है मेरे दोस्त. लखनऊ आज भी यही है मेरे दोस्त. दिलों की धड़कनों में आज भी महफूज है. दिलों की धड़कनों में आज भी महफूज है. बाजारों में बिकता कोई जोश नहीं. बाजारों में बिकता कोई जोश नहीं. ये बस्ती है दीवानों की, तहजीब और अदबदारों की. लखनऊ आज भी यही है मेरे दोस्त. दिलों की धड़कनों में बिकता कोई जोश नहीं. हेलो. ये बस्ती है दीवानों की, तहजीब और अदबदारों की. लखनऊ यही है. लखनऊ यही है. हम सब की धड़कन है. हम सब की धड़कन है. यही लखनऊ है मेरे दोस्त. हम लखनऊ से हैं, यूनिवर्सल बुक सेलर्स के परिवार से हैं. हमारे फादर गोविंद राम जी ने 1930 के लगभग इस बिजनेस की शुरुआत की थी. वो बुक व्यवसाय से जुड़े थे और आज हमारे बड़े भाई विशन प्रकाश और हम दोनों के सुपुत्र मानव जी और गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम इस लंबे सफर को तय करते हुए आज तक पहुंच गए हैं. आज इस मंच से हम अपने बुजुर्गों को भी याद करते हैं. गोविंद राम जी, हमारे फादर, हरबंस लाल जी, हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश जी. वो आज सब इस दुनिया में नहीं हैं. हम आज उन सबको नमन करते हैं. दोस्तों, मैं राजपाल एंड सन्स का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके साथ गुफ्तगू करने का. और खास तौर से मैं मीरा जोहरी जी, उनके सुपुत्र प्रणव जोहरी जी, उनका खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा. दोस्तों, राजपाल एंड सन्स इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट पायनियर, प्रीमियर एंड ओल्ड पब्लिशिंग हाउसेज ऑफ द कंट्री. 1912 में मीरा जी के दादाजी ने, श्री राजपाल जी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी और उन्होंने बड़ी मशक्कत करके, सुनते हैं लाहौर में किया था, बड़ी मशक्कत करके उन्होंने राजपाल के पांव मजबूत किए और उनको कई पुरस्कार भी मिले और उनको राजपाल शहीद के नाम से नवाजा भी गया. ये सफर उनके बाद विश्वनाथ जी, दीनानाथ जी, उन्होंने संभाला और उन्होंने उसको, राजपाल को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए. दोनों भाई बहुत ऊंचाइयों तक ले गए. और मैं आज इस मंच से उन दोनों को भी नमन करता हूं, विश्वनाथ जी और दीनानाथ जी को भी. और
राजपाल ने बड़ी बड़ी इनोवेशंस किए हैं अपने साथ, और आज अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं कोरोना चर्चा, तो ये संकेत है कि राजपाल 1912 से चेंज होते होते आज उनके नए पैर मजबूत हो गए हैं। जो नई पीढ़ी है उसने अपने पैर मजबूत कर लिए हैं। प्रणव जौहरी जी को मैं धन्यवाद करूंगा, मुबारकबाद भी दूंगा और उनको विशेष भी दूंगा कि आगे का सफर बहुत सक्सेसफुल हो। राजपाल एक अहम पब्लिशिंग हाउस है। उन्होंने बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों और एकेडमिशियन, साहित्यकारों की किताबें उन्होंने छापी हैं। उनको एक नई दिशा दी है, लोगों तक उनकी बातें पहुंचाई हैं। हरिवंश राय बच्चन, अमृता प्रीतम जी, रविंद्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, आचार्य चतुर सेन, खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड, इन सब की किताबें पर तमाम कंटेम्प्रेरी राइटर्स का उन्होंने अपनी लिस्ट में शामिल करके उनकी पब्लिसाइज करके उन्होंने ऑथर्स और पब्लिशिंग हाउसेस दोनों उससे गौरवान्वित हुए हैं। नोबेल प्राइज विनर्स अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी किताबों को हिंदी में तर्जुमा करके उन्होंने सब दुनिया के सामने पेश किया है। ये सब काबिले तारीफ है और मैं नई पीढ़ी को, मीरा जी को, प्रणव जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे का सफ़र तय करें, मैं आपको गुलजार साहब की एक कविता है किताबें, उनकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, कृपया सुने। वे झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं हमेशा। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ज़बान पर जायका आता था जो सफा पलटने का, ये ज़बान पर जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। तो दोस्तों, गुलजार साहब बहुत कुछ कहे गए इन पंक्तियों में। सही माने में, संक्षेप में, इनका ताल्लुक आज के बुक ट्रेड की स्थिति से बहुत ताल्लुक रखता है। प्रणव जी ने रिक्वेस्ट की थी हमसे कि आज हम इस मंच पे आके कल, आज और कल भारत का बदलता बुक ट्रेड के बारे में कुछ बातें करें। तो दोस्तों, हम
आपको अपने सफ़र के साथ शामिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज अगर हम बुक ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले ये समझें कि बुक ट्रेड है क्या, कहाँ इसकी शुरुआत हुई और यहाँ तक पहुँचा कैसे। दोस्तों, हमारा खुद का पर्सनल सफ़र लगभग 50 साल का है। हमने बहुत करीब से अनुभव भी किया है, देखा भी है, आज हम सीख भी रहे हैं, बदलते ज़माने से सीख रहे हैं, नई सोच से सीख रहे हैं, नई पीढ़ी से सीख रहे हैं। सीखने का सफ़र जारी है हमारा। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात कई जगह कह चुका हूँ और कहता आया हूँ, और मैं आज उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी उसे सुनेंगे और अपनी तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे भी। दोस्तों, द इंडियन बुक ट्रेड is one of the most unrecognized entrepreneurial success stories of not only this country but all third world countries. Yes, friends, it is the most unrecognized entrepreneurial success stories of not only India but all third world countries. मैं क्यों कह रहा हूं ये सब चीजें? जरा कल्पना करिए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत पूरे कंट्री में, जैसे हमारे वालिद ने 1930-35 में बुक ट्रेड शुरुआत, बुक व्यवसाय से अपने आप को जोड़ा, उसी तरह हिंदुस्तान के विभिन्न विभिन्न भागों में किसी ने झोपड़ी में, किसी ने टिन शेड में, किसी ने छोटे दुकान में मैगजीन्स, बुक्स का व्यवसाय धीरे धीरे शुरू किया। उस समय 1947 में जो कंटेंट था उसका 95% वो कंटेंट था जो विदेशों से आता था। वही किताबें छपती थी, वही उनका कंटेंट होता था। हम लोग पढ़ा करते थे हॉल स्टीवंस एंड सिम्स, हॉल एंड नाइट, सारा कंटेंट इंपोर्टेड हुआ करता था। 5% की मैं छूट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान में जो रीजनल पब्लिशिंग थी और हमारी धार्मिक पुस्तकें थी वो थी, लेकिन 95-95% बाहर का था। और धीरे धीरे ये जो नेटवर्क ऑफ छोटे दुकानदारों का पूरे शहर, पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगा। छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, कस्बों में छोटी छोटी दुकानें खुलने लगी और उन्होंने धीरे धीरे अपने इस व्यवसाय को हवा देने लगे और धीरे धीरे उनके पैर मजबूत होने लगे और हम लोगों ने उसको आज की तारीख में लगभग 60-70% इंडियन कंटेंट है हमारा, लगभग 60-70% कंटेंट इंडियन है। ये बहुत विचित्र एग्जाम्पल है। जैसे जैसे ये कारवां बढ़ता चला गया, शॉप्स मजबूत होती चली गई और हर शहर में एक जो बुक शॉप्स थी, कहीं 2, कहीं 4 या 5, वो सब एक सेंटर पॉइंट बनती गई, एक सेंटर पॉइंट बन गई लोगों के आने का, लोगों का मीटिंग पॉइंट का। इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस, एकेडमिशियंस, साहित्यकार सब दुकानों में जाने लगे, एक सेंटर पॉइंट बन गया। कहीं 2 दुकानें, कहीं 4 दुकानें किसी शहर में, और वहाँ पे सर्विसेज भी उन्होंने बुक शॉप से ली और सोच का आदान प्रदान हुआ और इसी तरीके से एक कॉन्फिडेंस, एक कम्युनिकेशन बन गया जिसका सेंटर पॉइंट
लोकल बुक शॉप्स होने लगी। इसके बाद जब ये समन्वय बनने लगा तो प्रोफेसर्स आते थे, एकेडमिशियंस आते थे, तो बुक शॉप्स ने उनसे कहा, जो एकेडमिशियंस थे, प्रोफेसर साहब, अरे आप फॉरेन बुक्स क्यों मंगाते हैं? हम लोग इतनी मशक्क़त कर से 3-3, 4-4 महीने लगते हैं फॉरेन बुक्स आने में, लेकिन हम मंगा के देते हैं आपको, क्योंकि आपको ज़रूरी है वो किताबें। हम मंगा के देते हैं आपको, बड़ी हिम्मत करके, बड़ी मशक्क़त करके हम आपको मंगा के देते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं करते? आप खुद क्यों नहीं लिखते? आप लिखिए ना। वो कहते थे, अरे हम कहाँ लिख पाएंगे। हम लोग कहते थे, अरे आप अपने आप को कमज़ोर क्यों समझते हैं, आप लिखिए ना। वो कहते थे, कौन छापेगा? हम कहते थे, हम छपवाएंगे ना, आप लिखिए तो पहले। और बुक सेलर्स ने हिंदुस्तान के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, आगरा, मेरठ, पूरे शहरों में जो छोटे छोटे प्रिंटर्स थे वो भी कदम रख रहे थे पब्लिशिंग में। तो उनके साथ बातचीत करके वो कहते थे, अरे यार कौन खरीदेगा? बुक शॉप्स कहते थे, अरे यार 20 तो मैं बेच लूंगा। तो वो कहते थे, चलो 20 तो यार लखनऊ वाला बेच लेगा, 20 कलकत्ता वाला बेच लेगा, 20 बम्बई वाला बेच लेगा, 20 दिल्ली वाला बेच लेगा, चलो प्रेस हमारी है, चलो एक कोशिश कर लेते हैं। तो ऐसे बुक सेलर्स एक ब्रिज बन गए दोनों के बीच में, और कारवां शुरू हो गया। एक और हमने जो ऑथर्स थे उनको कनेक्ट किया पब्लिशर से। उनके यहां कॉन्फिडेंस की कमी थी, हमने उसको कॉन्फिडेंस दिया, मोटिवेट किया, कॉन्फिडेंस दिया, और चलने लगा सिलसिला। एक किताब से 2 किताब, 2 किताब से 3 किताब। अब बड़े बड़े ऑथर सामने निकल के आए, एक को देख के दूसरे ने लिखी, दूसरे को देख के तीसरे ने लिखी, एक पब्लिशर को देख के दूसरा भी कूद पड़ा, दूसरे को देख के तीसरा भी कूद पड़ा। इधर बुक सेलर्स के पैर मजबूत होने लगे, उधर पब्लिशर्स के पैर मजबूत होने लगे। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और दोस्तों, ये सारे व्यवसाय, चाहे वो पब्लिशर्स के थे और चाहे वो बुक सेलर्स के थे, सब ने अपनी पूंजी से, अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से व्यवसाय शुरू किया था। किसी के पास अगर 10 रुपए हुआ करते थे, उसने 10 रुपए से शुरू किया। किसी के पास 1000 थे तो उसने 1000 से शुरू किया। और इस दौर को चलते चलते उन्होंने बुक इंडस्ट्री को कहां से कहां पहुंचा दिया। और दोस्तों, ये सिलसिला चलते चलते आज की तारीख में लगभग 70% से कम नहीं होगा इंडियन कंटेंट, और दुनिया के हर कोनों में जा रहा है, हर कोनों में जा रहा है। आज आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, मैनेजमेंट में ले लीजिए एल.एम. प्रसाद, हिस्ट्री में ले लीजिए मजुमदार, त्रिपाठी, आप इंजीनियरिंग में ले लीजिए, तमाम लोग हैं, खन्ना सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक, थेरेजा, इन सब ने रिप्लेस कर दिया फॉरेन टेक्स्ट बुक्स को। आज की तारीख में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में 60-70% टेक्स्ट बुक्स सारी इंडियन ऑथर्स की हैं। बड़े फक्र की बात है। ये सब किसने किया? हिंदुस्तान के हमारे बुक ट्रेड ने किया। और अगर मैं कहूं कि आज अगर हिंदुस्तान इस मकाम पे पहुंचा है कि दुनिया का बहुत इज्जतदार देश, एकेडमिक, टेक्निकल, मेडिकल में मान्यता है इसकी, तो भाई बुक्स ट्रेड के कंधों पे है। मैं बहुत एरोगेंटली नहीं बोल रहा हूं, हक से बोल रहा हूं। आप इमेजिन करिए, आज आप लोग सब सुन रहे हैं, आप लोग कोई 60 का होगा, कोई 70 की उम्र का होगा, कोई 50 का होगा,
ये ना सोचिए, जब आप 30-35 के थे या 25 के थे, आप कॉलेज में थे या पीएचडी कर रहे थे या रिसर्च कर रहे थे, आपको कोई अगर कंटेंट की जरूरत पड़ती थी तो आप कहाँ जाते थे? हाँ, कुछ लोग जाते होंगे अपनी लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी कहाँ जाती थी? वो भी बुक ट्रेड में आती थी। अगर आप लोगों के पास लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं थी तो आप कहाँ जाते थे? आप बुक ट्रेड के पास जाते थे, आप नेबरहुड बुक शॉप के पास जाते थे, कहीं छोटा दुकानदार, कहीं मीडियम लेवल का दुकानदार या बड़े लेवल का, आप वहाँ जाते थे और वो आपकी बात सुनता था। इंटरनेट और ये सब तो आज आया है, 10-15 साल पहले कहाँ था? आपका जो बुक सेलर था वो आपका काउंसलर था, वो आपको आपकी बात सुनता था, आप जो मांगते थे वो अरेंज करके देता था। 3-3 महीने 4-4 महीने लगते थे विदेशों से बाय सी किताबें मंगा के देता था। और अगर वो किताबों पे के आने में देरी हो रही थी, वो आपको दूसरा कंटेंट देता, वो आपको वही कंटेंट दूसरे फॉर्म में देता था, कई ऑप्शन देता था। वो आपका बुक सेलर, नेबरहुड बुक सेलर, उसने आपको यहां तक पहुंचाया है। जितने बड़े बड़े बुक इंटेलेक्चुअल्स हुए, कहते हैं एपीजे कलाम साहब सेकेंड हैंड बुक शॉप में जाते थे अपनी किताबें लेने के लिए। जरा सोचिए, जितने बड़े विद्वान, इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, वो सब बड़े हुए हैं बुक सेलर्स के कंधों पे। मैं इसको एरोगेंटली नहीं कह रहा, मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि उस समय और कोई जरिया नहीं था और बुक सेलर्स ऑल ओवर द कंट्री रोज टू द ओकेजन। हमने आपको ब्लैकमेल नहीं किया, शांत साइलेंट आपकी सर्विस की, निष्काम सेवा की, निष्काम सेवा की, आपकी मदद की, समाज की मदद की, देश की मदद की, अपने परिवार की भी मदद को भी बढ़ाया और अपना व्यवसाय भी बढ़ाया। पब्लिशर्स मजबूत हुए, बुक सेलर्स मजबूत हुए और इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कि कंटेंट 95% जो इंपोर्टेड था उसको 70% तक ट्रांसफॉर्म करके इंडियन कर देना और दुनिया में पहुंचा देना, दुनिया में फैला देना। मुझे दूसरी मिसाल बताइए, आप लोग दूसरी मिसाल बताइए किसी भी दुनिया के कोने में, और वो सब निजी पूंजी से, निजी एफर्ट से, इंडिविजुअल एंटरप्राइज, लेकिन सोच एक, वो सोच ने पूरे हिंदुस्तान को बदल डाला आज। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कितना ट्रांसफॉर्मेशन कर डाला, लेकिन पब्लिशर प्रिंटर बन के रह गए, जो बुक सेलर है वो दुकानदार बन के रह गया और जो ऑथर्स थे वो इंटेलेक्चुअल श्रेणी में आ गए। बुक ट्रेड को लोगों ने पीछे छोड़ दिया। हम लोग किसी की गिनती में नहीं आते। प्रिंटर, दुकानदार, हाँ हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारी कोई कलेक्टिव स्ट्रेंथ नहीं है, हम लोग दिखाना भी नहीं चाहते, हमने ना दिखाया, लेकिन एहसास दिला रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे, एहसास दिला रहे हैं गवर्नमेंट को, समाज को कि ना सोचिए हम लोग हैं कौन। अपनी पूंजी को लेके, अपने एफर्ट को लेके हमने हिंदुस्तान को ट्रांसफॉर्म किया है भाइयों। आई से इट अगेन, वी हैव कंट्रीब्यूटेड immensely in the growth of the economic, of the intellectual capital of the country. Tremendous contribution towards the growth of the intellectual capital of the country. There is no recognition. So friends, think, put on your thinking caps. हमारे हिंदी प्रकाशकों ने, हमारे रीजनल पब्लिकेशंस ने, रीजनल पब्लिशर्स ने, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, उन्होंने भारतीय सोच को पूरे दुनिया में शामिल किया है, पूरे दुनिया में शामिल किया है। हमारे ट्रेडिशन, कल्चर्स
कैसे आज तक यहाँ नौजवानों तक पहुंचे हैं? किसने पहुंचाया है? भाइयों बहनों, हमारे बुक ट्रेड ने पहुंचाया है, हमारे पब्लिशर्स ने, बुक सेलर्स ने कायम रखा है हमारे ट्रेडिशंस और कस्टम्स और कल्चर को। ऐसे नहीं पहुंचा है। So we are the silent warriors in the transformation of this country. Today, I request all of you to spread this word around कि जरा सोचिए हिंदुस्तान यहाँ तक पहुँचा कैसे। बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन we the book trade in India have done a bit, a commendable bit. So friends, you must pass it on, must talk to people about it. And यहाँ तक का सफ़र मैं इसको बीते कल को मान लेता हूँ। आज की स्थिति पे जाने से पहले मैं आप लोगों से, बुक शॉप है क्या? एक बुक शॉप होती क्या है? दुकान है, ठीक है, दुकानदार होना कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन कहा जाता है इंग्लैंड इज अ कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स, बड़े फख्र के साथ कहते हैं। तो दुकानदार कहना कोई गलत शब्द नहीं है, लेकिन वी आर मच मोर देन दैट एज वेल। हम एक मंदिर हैं, ज्ञान का मंदिर है। बुक शॉप्स जो हैं ज्ञान के मंदिर, वो एक संगम है सोच का, सोच के आदान प्रदान का एक संगम है। वी आर अ मेल्टिंग पॉट, वी आर अ मेल्टिंग पॉट of religions, cultures, traditions, thoughts, ideas, all in one. We are a melting pot. हम सब एक में इकट्ठा करके आपके सामने पेश करते हैं। ये वैसा है। और मैं ये कहूँगा आपसे कि बुक सेलर्स ने बहुत कुछ किया है, बहुत कंट्रीब्यूशन किए हैं। और मैं इस बात पे एक बात और कहना चाहूँगा, द स्टेट ऑफ अ बुक शॉप इन अ सिटी, द स्टेट ऑफ अ बुक शॉप इन अ सिटी इज इंडिकेटिव ऑफ द इंटेलेक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिटी। वो दर्शाता है कि शहर का इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट क्या है। आप एक किसी भी बुक शॉप में चले जाइए, उसको आप देख लीजिए, वो आईना है उस शहर का, उसकी कल्चरल ग्रोथ का, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल का वो आईना है। और जो हमारे पब्लिशर्स हैं और बुक ट्रेड हैं, हम दोनों ट्विन्स हैं एक दूजे के लिए। फिल्म आई थी ना एक दूजे के लिए। हम लोग पब्लिशर्स और बुक ट्रेड, बुक सेलर्स, हम ट्विन्स हैं। एक नहीं तो दूसरा नहीं, दूसरा नहीं तो पहला नहीं। हम लोग साथ साथ हैं। हम लोग साथ राइज करेंगे और गिरेंगे तो साथ ही गिरेंगे। ये बड़ा लंबा सफर हम लोग ने तय किया है और हम लोग की बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस जाते हैं। दैट्स अ पार्ट ऑफ एनी प्रोफेशन, एनी ग्रोथ, एनी लाइफ। और मैं इस पे एक और बात कहूँगा, बुक सेलर्स और पब्लिशर्स के अलावा एक और ग्रुप है हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। वो है लाइब्रेरियंस का। अगर हम बुक ट्रेड की बात करें तो लाइब्रेरियंस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे साथ। हम कहते हैं वी हैव कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। कहीं हमने उनको बल दिया, कहीं उन्होंने हमको बल दिया। उनकी अगर आप कहानी सुने, वो भी एक विचित्र है। जैसे हमने आपको बताया कि जो बुक शॉप्स थी कैसे शुरू हुई, छोटे लेवल पे। पब्लिशर्स कैसे शुरू हुए, छोटे प्रिंटिंग प्रेसेस से। इसी तरह
लाइब्रेरी प्रोफेशन को भी देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। Libraries are the biggest disseminators of information, knowledge, data. जो हम लोग नहीं कर पाते वो लाइब्रेरीज करती हैं, जो लाइब्रेरीज नहीं कर पाते वो बुक ट्रेड करता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा हम दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री रोल है, दोनों अगेंस्ट सोसाइटी। इनका सफ़र अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनका सफ़र भी गोदामों से शुरू हुआ, गोडाउन्स। They used to be caretakers of godowns of books. जो एक इंस्टीट्यूशन किताबें खरीदता था वो कमरे में डाल दी जाती थी, अलमारियों में डाल दी जाती थी, और उसको एक केयरटेकर चाहिए था, उनको केयरटेकर दे दिया जाता था जो ताला लगा के अपने पास रखता था और किताबों का आदान प्रदान करता रहता था। वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ और देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। इनके बहुत ही जो जायंट्स थे, रंगनाथन जी, विश्वनाथन जी, कौला साहब, इन लोगों ने कितनी हिम्मत, मेहनत, लगन, लड़के झगड़ के गवर्नमेंट के साथ लाइब्रेरियंस को उन्होंने अपनी पहचान दी, उनको एक दिशा दी, और वो दिशा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी उन्होंने। आज लाइब्रेरियंस वाइस चांसलर्स बन के बैठे हुए हैं। प्रोफेसर रोशन रैना लाइब्रेरियन थे, वो आज वाइस चांसलर बने हैं जयपुर में एक यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर प्रसाद बनारस में लाइब्रेरियन थे, वो आज नालंदा में एक यूनिवर्सिटी में, नालंदा की यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने हुए हैं। साहेब सिंह जी जो चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, वो भी एक लाइब्रेरियन थे। देखिए उनका सफर कहाँ से चला, एक गोदाम के केयरटेकर से कैसे उन्होंने अपने आप को बदला, इवॉल्व किया और कहाँ तक पहुँचा दिया। एंड अगर इंस्टीट्यूशंस बढ़ते गए, वो बुक सेलर्स को भी मजबूत करते गए, वो लाइब्रेरियंस को भी मजबूत करते, वो पब्लिशर्स को भी मजबूत करते गए। ये त्रिकोण बहुत ही कामयाब त्रिकोण रहा, और ये कोई प्लानिंग से नहीं हुआ, ये कुदरती बनता चला गया। लेकिन सही इरादे थे, नेक इरादे थे हम सबके, इसीलिए यहां तक हिंदुस्तान पहुंचा है। लेकिन जैसे ऑथर्स इंटेलेक्चुअल श्रेणी में पहुंच गए, बुक सेलर्स दुकानदार बन के रह गए, प्रिंटर्स पब्लिशर्स प्रिंटर्स बन के रह गए, इस त्रिकोण में भी लाइब्रेरियंस बहुत दूर निकल गए, हम वहीं के वहीं रह गए। ये शिकवा हमको लाइब्रेरी प्रोफेशन से है। वो बुक ट्रेड को कभी भी अपने जलसों में नहीं शामिल करते, कभी नहीं करते। बीच में एक जलसा हुआ था लखनऊ में, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि नहीं, बुक ट्रेड को आपको शामिल करना चाहिए। आज हम लोग सब जो बुक ट्रेड पहुंचा है वो हम लोगों को छोड़ के नहीं पहुंचा है। तो मेरी इस जितनी भी ऑडियंस है, आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहूँगा लाइब्रेरियंस को कि प्लीज़ हमारा साथ जो इतने सालों को था मत छोड़िए, हमको भी इज्जत दीजिए। उसी प्लेटफॉर्म पे कोई एक सेशन रख के हमारी बात तो सुनिए, हम जो कहना चाहते हैं, हमारे आइडियाज़ का सोचिए, तो हमारी प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, रिलेशनशिप में रहती हैं, नॉट एन इशू, बट वी मस्ट बी गिवन अ प्लेटफॉर्म। व्हाई कांट यू ऑल गिव अस अ प्लेटफॉर्म? हम इतने गए गुजरे हैं कि हम आपके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को जलसों में क्या नहीं मैच कर सकते? ये ना सोचिएगा। वी लव यू ऑल लाइब्रेरियंस एंड आई नो वी रिस्पेक्ट यू, एंड यू हैव actually been a partner in the transformation of this country. This country could not have happened, had not have reached without your contribution as well. So ये त्रिकोण जो था, publishers, book sellers, librarians का, मैं उसको सलाम करता हूँ। हम उसके पार्ट हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है।
दोस्तों, ये तो बात हुई एक कनेक्टिविटी की आपस में। अब आई बात आने वाले कल की। आने वाला कल तो बहुत ही चैलेंजेस से घिरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चैलेंजेस से घिरा हुआ है। ये जो दौर चला, ये 2000-2005 तक के बहुत बढ़िया चला। इसमें सब मजबूत हुए। बुक सेलर्स ने अपने आप को बहुत मजबूत किया, पब्लिशर्स ने अपने आप को बहुत मजबूत किया, इंटरनेशनल एरिना में जाने लगे, इनका कंट्रीब्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड होने लगा, कंटेंट एक्सपोर्ट होने लगा, इंस्टीट्यूशंस में उनकी किताबें जाने लगी। बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न, अफ्रीकन, उसमें इंडियन टेक्स्ट बुक्स जाने लगी, टेक्स्ट बुक लोग इस्तेमाल करने लगे। जो हमारा एजुकेशनल पब्लिशर्स थे, स्कूल टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स थे, उनकी किताबें बहुत पसंद होने लगी पूरे वर्ल्ड में, वो एक्सपोर्ट होने लगी। बड़े बड़े जो छोटे पब्लिशर्स थे बड़े हो गए, इंटरनेशनल पब्लिशर्स बन गए। जो छोटे छोटे मेडिकल पब्लिशर्स थे वो बड़े बड़े इंटरनेशनल पब्लिशर्स हो गए। कुछ लोगों ने तो विदेशी कंपनियां खरीदना शुरू कर दी। तो ये सब दौर बड़ा अच्छा चला 2005-2007 के आसपास तक। फिर बदली हवा, फिर एक हवा बदली जिसने थोड़ा सा हिला दिया बुक शॉप्स को। पब्लिशर्स को उतना नहीं हिलाया जितना बुक शॉप्स को हिलाया। वो था द एंट्री ऑफ लार्ज फॉर्मेट कॉर्पोरेट बुक शॉप्स, चेन ऑफ देम, उनकी चेन्स खुलने लगी। कॉर्पोरेट हाउसेस ने कहा, अरे इतना बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बिजनेस हो रहा है, हम कैसे इससे वंचित हैं। वो भी कूद पड़े। हम वेलकम करते हैं बिकॉज हम लोग सब जुड़े थे एक ही व्यवसाय के साथ। हम लोग कंपटीशन की भावना से यहां तक पहुंचे हैं, किसी को गिरा के नहीं पहुंचे। हम लोग ने हमेशा कंपीट किया है, विलिंगली फाइट किया है, एक दूसरे की मदद की है, अपने स्ट्रेंथ्स पे लड़े हैं। तो उनको भी हमने एक्सेप्ट किया, थोड़ा सा डर के। हिल तो गए थे थोड़ा सा डर के। लेकिन भाइयों, मैं यहां पे आपको एक बात बताऊं, बुक सेलर और बुक सेलिंग में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जो ट्रेडिशनल बुक सेलर्स था वो बुक सेलर्स थे। बुक सेलर्स होने में और बुक सेलिंग में बहुत फर्क है। किताब बेचना बुक सेलिंग कहलाता है। आप किताब बेच सकते हैं, पेवमेंट पे बैठ के बेच सकते हैं, एक कमरे में बेच सकते हैं, बिना किसी इल्म के, सिर्फ एक ही मकसद। आप उसको 5 स्टार एटमॉस्फेयर में बेच सकते हैं, सिर्फ एक ही मकसद पैसे कमाने का। लेकिन जो बुक सेलर है उसमें इतने तमाम वैल्यू एडिशंस हैं। वो सोसाइटी की सेवा कर रहा है, वो आपकी एक एक किताब की व्यवस्था कर रहा है, वो आपकी सोच को बढ़ाना, वो सोचता है कि आप अगर बढ़ गए तो वो भी बढ़ गया, आपकी जीत में उसकी जीत शामिल है। वो आपके एक फैमिली मेंबर की तरह है। ये है बुक सेलर। आप उसको रात को फोन भी करते हैं कि भाई मुझे ये 10 रुपए की किताब चाहिए, वो दुकान खोलता है, आपको निकाल के देता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी फॉर्मेट बुक शॉप्स थी वो आपको नहीं पहचानती थी, आपके फुटप्रिंट्स को पहचानती थी। आप उनके लिए एक नंबर थे, कितने फुटप्रिंट्स आए, कितने गए। लेकिन एक बुक सेलर आपके शक्ल को पहचानता था, आपके रुतबे को पहचानता था, आपकी पहचान थी। यही फर्क था। और इसीलिए जो बहुत एकदम से कॉर्पोरेट का एक्सपेंशन हुआ, धीरे धीरे सिमटने लगा। और मैं अगर ये कहूँ कि बहुत ही कुछ चंद शहरों में सिमट के रह गया तो गलत नहीं होगा। उनके इरादे पैसे कमाने के थे, सर्विस के नहीं थे। उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा था एक व्यवसाय का, उसमें सर्विस का कंपोनेंट नहीं था। इसीलिए वो टेस्ट ऑफ टाइम में रह गया। इसके बाद इससे हम लोग जब निकले तो बुक सेलर्स में एक नया जोश आया कि देखो
इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट से हम लोगों ने टक्कर ले ली और वो फेल होते नजर आ रहे हैं, हम लोग अपने मकाम पे फिर आ गए। एक बिल्कुल ऊर्जा डेवलप हुई सब बुक सेलर्स में। पब्लिशर्स ने भी देखा कि देखिए वो जिन पे उनको बहुत एतबार था वो फेल होने लगे और अल्टीमेटली वापस बुक सेलर्स की उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ने लगी। तो बड़ा अच्छा था बुक ट्रेड के लिए ये एक्सपीरियंस। हिल तो गए थे लेकिन उसको हम लोगों ने पॉजिटिविटी से लड़ा, नेगेटिविटी से नहीं लड़ा। लेकिन उसके बाद एक जो तूफान आया, एक सुनामी आई, वो बहुत खतरनाक थी। उसने हमारे ट्रेड के अंजर पंजर सब हिला दिए। दौर शुरू हुआ वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडेड ऑनलाइन बुक सेलर्स। मैं उनको ऑनलाइन जायंट्स नहीं कहूंगा। वेंचर कैपिटलिस्ट हैं कौन? वेंचर कैपिटलिस्ट मर्सनरीज हैं। उनका किसी चीज से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैल्यू एडिशन से कोई मतलब नहीं है। उनका आपके देश के, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से वैल्यू एडिशन का कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब सीधा सीधा है कि दैट वी वांट टू इन्वेस्ट इन अ गेनफुल प्रोपोजिशन, दैट्स इट, पीरियड। वो कहीं भी हो, उसको कैसे भी करना हो, बाय हुक और बाय क्रुक वी विल डू इट। उन लोगों ने फंडिंग से हिंदुस्तान में एक ऐसे ऑनलाइन के नींव मजबूत किए जिसने, इनफैक्ट मैं यहां बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़े ऑनलाइन वर्ल्ड के हैं, हिंदुस्तान के थे, वर्ल्ड के भी अब और दूसरे लोग आ गए हैं, इन सब ने व्यवसाय अपना बुक से किया, बाकी चीज़ों से नहीं किया। रेफ्रिजरेटर, वाइट गुड, गाड़ी, बंगला, इन सब से नहीं किया। उन्होंने किताबों से किया। एक 50 रुपए की किताब, 200 रुपए की किताब, 500 रुपए की, उनकी सबकी नींव इस किताबों के जरिए से हुई है दोस्तों। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, ये व्यवसाय बुक्स का नहीं करने आए थे, ये बुक्स का एक जरिया था घरों में घुसने का, फैमिलीज में दखल देने का, फैमिलीज में अपनी पहचान बनाने का। वो किताब बेच के प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते थे, ना वो सर्विस कर रहे थे। उनको एक मौका मिला कि एक बड़ा अच्छा मॉडल है, हम सबके घरों को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन हम घर के अंदर जाएं कैसे? उन्होंने कहा सबसे आसान चीज़ है, हर घर में किताबों की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने किताब को पकड़ लिया, और किताब को पकड़ लिया, ये फ़ख्र की बात है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन गलत तरीके से इसको इस्तेमाल किया। उन्होंने जो कॉस्ट प्राइस थी उससे कम करके उन्होंने मार्केट में डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कॉस्ट प्राइस से कम करके पूरा मार्केट चौपट कर दिया। हम आपसे कैसे compete कर सकते हैं अगर हमारा इरादा एक किताब बेच के प्रॉफिट कमाने का है और आप उस किताब को बेच के प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, आपका गोल दूसरा है। आप जो कॉस्ट से कम करते हैं उस कॉस्ट को अगर आप मार्केटिंग में एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, और उसके ज़रिए से आप घरों में घुस जाते हैं और बात फैलने लगती है कि अरे ये तो 20% कम पे बेच रहा है, ये तो 30% कम पे बेच रहा है। अगर हम 10% देते हैं वो 50 देते हैं, हम 15 देते हैं वो 45 देते हैं। पब्लिशर कहता है मैं इतना डिस्काउंट ही नहीं दे रहा, वो 10-10, 20-20% और कटौती करके बेचते हैं। तो ये इस तूफान ने पूरे बुक ट्रेड को डिसबैलेंस कर दिया। हम लोग चिल्लाते रहे, गाते रहे। 2011 में फेडरेशन ऑफ बुक सेलर्स एसोसिएशन, सेठी साहब और हम लोग सब ने मिल के कई मीटिंगें की। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी हम लोग ने लेटर लिखा कि ये गलत हो रहा है। आप लोग कहते हैं कि ऑनलाइन में फॉरेन फंडिंग नहीं, एफडीआई फंडिंग नहीं हो सकती, तो ये कैसे 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार करोड़ सिंगापुर इधर उधर से कहाँ से आ रहे हैं?
उस समय का जो ऑनलाइन जायंट खड़ा हुआ था, कहाँ से आ रहे हैं? और ये लोग कैसे परमिट किया जा रहा है इन लोगों को कि ये हमसे कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचें? लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद हमारे नए प्रधानमंत्री जी भी आए, हम लोग ने उनसे भी रिक्वेस्ट की, उनको भी चिट्ठियाँ भेजी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी भेजी, मिनिस्टर्स को भी भेजी, लेकिन हम लोग की किसी ने सुनी नहीं आज तक। क्योंकि हम लोग प्रोबेबली हम लोगों को समझ नहीं पाए कि बुक ट्रेड है क्या। भाई साहब, बुक ट्रेड ऑनलाइन में आप वाइट गुड्स बेच सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं, उससे आपका एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप जब बुक ट्रेड को आप हिट करते हैं तो आपके सारे ट्रेडिशंस, सारे कस्टम्स, सारे आपके थॉट्स, आइडियाज़ रिस्क पे आ जाते हैं। जो पूरे 60, 70, 80 साल का जो सफ़र बुक ट्रेड ने आपके ट्रेडिशन, कस्टम्स को हवा दी है ना, आज वो सब एक डिब्बे में कैद हैं, एक डिब्बे में, और उसकी चाबी घूमती फिरती रहती है। जिसके हाथ में बल है वो चाबी ले लेता है, आर्थिक बल है वो चाबी ले लेता है। आज वेस्ट के पास उसकी चाबी है तो वो आपके सारे कस्टम्स को एक डिब्बे में कैद करके रखा है, जब चाहेगा उसको बदल डालेगा, क्योंकि वो तय करेंगे आप क्या पढ़ें, आप क्या सोचें और किस दाम पे खरीदें। इससे आने वाली पीढ़ी और आपके फ्यूचर जनरेशन्स का क्या होगा, ये रह सोचिए। ये बुक ट्रेड और व्यवसाय को जैसा नहीं है। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपकी ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ बुक ट्रेड पे कायम है। आपने चाबी दूसरों को दे दी, और मैं आज के परिवेश में आपको बोलूं, अगर चाबी आज वेस्ट पे है, कल चाइना के हाथ में चली गई, वेस्ट कैपिटलिस्ट चाइना पे चले गए, जितने ये जायंट्स हैं, आर्थिक मंदी की वजह से चाइना ने उनको अगर खरीद लिया, तो दोस्तों चाइना तय करेगा आप क्या पढ़ें, आप क्या सोचें, क्या पढ़ें और किस दाम पे पढ़ें। आज तो बुक ट्रेड ओपन है, पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, आप चाहते हुए भी उसको नष्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब सारा बुक ट्रेड एक डिब्बे में समा गया है। जी हाँ, एक डिब्बे में समा गया है। जो लोग आज हमारे ट्रेडिशन और कल्चर्स की आने वाले कल की बात करते हैं, उनको सोचना चाहिए किया क्या है, हो क्या रहा है। इसको बदलने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। पूरा यूरोप इससे परेशान है। फ्रेंच पार्लियामेंट ने बिल पास किया था कि ऑनलाइन बुक ट्रेड को मजबूर किया था कि बुक सेलर्स को बंद ना हो, उसके लिए उन्होंने कहा था कि ये 5% से ज़्यादा डिस्काउंट ना दें। अपनी बुक सेलर्स को सर्वाइव कराना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडिशंस सब वही हैं। ऑनलाइन में ट्रेडिशन कल्चर नहीं बचेंगे आपके, वो आपका इस्तेमाल करेंगे, आपके वॉक-इन्स का भी इस्तेमाल करेंगे, वॉकआउट्स का भी इस्तेमाल करेंगे। जर्मनी, इंग्लैंड में कितनी बुक शॉप बंद हो गई हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमारी सरकार इसको सोचे, तरीके अपनाए कि बुक ट्रेड को इंसुलेट करे, क्योंकि हम अगर आप अपने ट्रेडिशंस कल तक ले जाना चाहते हैं तो हजूर विदेशी कंपनियों के हाथ में दे के नहीं पहुंच पाएंगे। ये सफ़र बहुत ही टेढ़ा है। ये सोचने की ज़रूरत है कि बुक ट्रेड के मसले में क्या लिबरल ग्लोबलाइजेशन चलेगा? नहीं, आपको अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कल हम हो ना हो, हमारी सोच होगी, बदलेगी, बहुत बदलेगी, लेकिन ट्रेडिशनल सोच नहीं होगी। आज हम वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैं, ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है। सब चली गई पुरानी सिविलाइजेशन, चाइनीज भी चली गई, सब चली गई, लेकिन हम लोगों ने अपनी रफ्तार कायम की है और यहाँ तक पहुँचे हैं और कायम कर रहे हैं, और बांध रखा है हौसला कि आगे तक पहुँचाएंगे। लेकिन अगर पैरों में बेड़ियाँ डाल दी गई तो क्या करेंगे हुजूर? ये सोचिए, हम सबको सोचना है। ये दौर बहुत खतरनाक दौर है, अभी भी चल रहा है। किस तरह हम लोग इससे निपटेंगे
कुछ आइडिया नहीं। इसके बाद दूसरा दौर डिजिटलाइजेशन का, वी वेलकम दैट, वी आर अ पार्ट ऑफ इट, वी अंडरस्टैंड दैट इफ द कंट्री हैज टू प्रोग्रेस इट हैज टू बी डिजिटाइज्ड एंड वी आर अ पार्ट ऑफ इट एंड वी विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, वी विल हैव टू लर्न हाउ टू गेट यूज्ड टू इट टेक्नोलॉजी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन। अभी कोविड का जो एक्सपीरियंस चल रहा है, इससे कितनी तेज़ी से ऑनलाइन डिजिटाइजेशन हो रहा है, ये थोड़ा सा बुक ट्रेड को, जो बुक सेलर्स हैं उनको थोड़ा सा अननर्व करेगा। लेकिन हम लोग बहुत चैलेंजेस से फेस करते हैं, अपने आप को हम भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। हमने सिर्फ सोसाइटी को नहीं ट्रांसफॉर्म किया, हमने अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म किया। हम भी सीखेंगे, हम भी नए चैलेंजेस लेंगे और अपने आप को बदलेंगे, एक दूसरे को मेंटर करेंगे, एक दूसरे को, कि हम इस देश की सेवा करते रहें, हम लोग कभी इररिलेवेंट ना हों। और नहीं होंगे साहब, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ नहीं होंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये एक संगम है सोच का, विचारों का, एक एफर्ट का और एक डाइवर्सिटी की जो हमारी स्ट्रेंथ है उसका। ये कभी नहीं जाएगी सर। चैलेंजेस हैं, हम आपसे कंप्लेन करेंगे, करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि कोई सुनहरा वक्त आएगा कि हमारी सोच कहीं पहुंचेगी और लोग उस पर थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे। हम लोग अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम ये मांग रहे, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, इज्जत मांग रहे हैं। और हमारी जो इश्यूज हैं उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा चिंतन करिए, चिंतन मनन मंथन करिए। हाँ दोस्त, हमारी इस प्लेटफॉर्म से, राजपाल एंड सन्स के प्लेटफॉर्म से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री है उसको इंडस्ट्री मानते ही नहीं आप लोग। उनको क्यों नहीं इंडस्ट्री रिकग्नाइज करते आप? जब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर डाला बिना गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट के, बिना गवर्नमेंट के एफर्ट के, एक इंडस्ट्री ने इतना चमत्कार कर दिया जो पूरे विश्व में एक मिसाल है, उसको रिकग्नाइज करने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं आप उसको वही दर्जा देते जो आप SMSEs को, इंडस्ट्रीज को देते? क्यों नहीं देते आप? जो बेनिफिट्स उनको देते इनको भी दीजिए ना, हम तो सेवा ही कर रहे हैं ना, क्यों नहीं करते? दूसरा हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि जो ऑनलाइन है इसको किसी तरीके से बुक ट्रेड को इंसुलेट करिए, नहीं तो आने वाले समय में भयंकर परिणाम होगा हमारे ट्रेडिशन, कल्चर्स, आइडियाज, ईथॉस, वैल्यूज का, सबका। तीसरा, हमारे एक और बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप है, द एजुकेशनल पब्लिशर्स, द स्कूल टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स। उनके भी बहुत चैलेंजेस हैं। उन्होंने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को कायाकल्प कर दिया। इतना अच्छा कंटेंट, इतना कॉम्पिटिटिव कंटेंट, सब ने एक दूसरे से compete करके इतना बढ़िया, आज जितने एकेडमिशियंस हैं, जितने प्रोफेसर्स हैं, जितने साहित्यकार हैं, सब उस नींव पे चल के आए हैं। जो नींव हमारे एजुकेशनल पब्लिशर्स, स्कूल टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स ने रखी, उनका योगदान भी ट्रेमेंडस है। उन्होंने भी अपनी पूंजी से किया है, पूरा ट्रांसफॉर्म कर डाला। अगर हॉल एंड नाइट ज्योमेट्री और हॉल स्टीवन एंड सिम्स अरिथमेटिक की जगह आज दूसरी किताबें चल रही हैं, ML अग्रवाल चल रही है, तो ये किसने किया? ये उन्होंने किया। उनकी मार्केटिंग स्पिरिट्स, उनकी एक रिस्क टेकिंग स्पिरिट्स, उनकी एक फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग स्पिरिट्स उन्होंने किया। आज वो भी बहुत चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। एक अजीब सा एक चैलेंज सामने आ रहा है, बड़ी अनसर्टेनिटी है कई साल से, कि कहीं गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंटेंट ज़बरदस्ती थोप दिया जाएगा सारे स्कूलों पे कि नहीं आप कंपल्सरीली प्राइवेट नहीं करेंगे। वो एक सोच चल पड़ी है, एक डर पैदा हो गया है, वो लोग डरे हुए हैं। उनका योगदान बहुत ज़बरदस्त है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, कृपया कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उनको भी सुने, उनकी भी सोचें, उनका व्यू पॉइंट तो ले लें। वी विल, आप जो भी डिसाइड करेंगे सर आंखों पर,
जो भी निर्णय लेंगे सर आंखों पर, लेकिन प्लीज समन्वय बना के कुछ करिए। हमारा देश आज बहुत गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोविड, कोरोना वायरस, हमारे प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पे पूरे देश को संभालने में लगे हुए हैं। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे चीफ मिनिस्टर्स एकजुट होकर लड़ रहे हैं। हम सिटीजन्स भी पीछे नहीं है, हम लोग सब उनके साथ है, कंधे से कंधा मिला के कर रहे हैं। हम सब की एक ही सोच है कि इससे मिल के लड़ा जाए, एकजुट होकर लड़ा जाए। और हमें पूरा एतबार है कि बहुत जल्दी इसको भी हम पीछे छोड़ देंगे और एक नई स्ट्रेंथ, नई एनर्जी, नई ऊर्जा से हम लोग आगे निकलेंगे। अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपना इम्यूनिटी कायम रखिए। ये सबसे बड़ी विक्ट्री होगी अगेंस्ट कोरोना। गवर्नमेंट के डायरेक्शंस का पालन करें, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें। और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं उनको भी हम लोग थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से उनको भी समझाएं। ये मसला हमारा आपका नहीं, ये मसला हमारे पूरे परिवार, हमारे सब चाहने वाले प्यार भरे लोगों का, पूरे देश का है, पूरे विदेश का है। बहुत जल्दी निपट जाएगा ये भी, लेकिन बहुत ट्राइंग टाइम्स हैं। इसमें हम लोग सब गवर्नमेंट के साथ हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त में सरकार हमारी सोच को भी थोड़ा सा टाइम देगी जब इससे निपट ले, और हमारे जो सिटीजन्स हैं वो भी जो सुन रहे हैं इस बात को फैलाएंगे। और अपने अपने बुक सेलर्स जिस जिस शहर में आपके हैं, छोटे बड़े मीडियम लार्ज, सबको एक मोहब्बत की नज़र से देखिए। उन्होंने आपकी बहुत सेवा की है और आगे भी सेवा करते रहेंगे। तो मैं आप के प्रति धन्यवाद देता हूं और एक बार फिर पुनः आप हमारे साथ इतनी देर जुड़े रहे, और आप हमारे साथ जुड़े रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर लखनऊ से चंद्र प्रकाश आपके साथ है। और मैं फिर दोहराना चाहूँगा, लखनऊ जो दुनिया का लव, रिस्पेक्ट, रोमांस का सेंटर है, वो शेर मैं फिर दोहराना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपसे विदा लूँगा। लखनऊ आज भी यही है मेरे दोस्त, लखनऊ आज भी यही है मेरे दोस्त। दिलों की धड़कनों में आज भी महफूज है, दिलों के धड़कनों में आज भी महफूज है। बाजारों में बिकता कोई जोश नहीं, बाजारों में बिकता कोई जोश नहीं। ये बस्ती है दीवानों की, तहजीब और अदबदारों की। लखनऊ यही है, लखनऊ यही है, दिलों की धड़कन है, दिलों की धड़कन है। यही लखनऊ है मेरे दोस्त। और अब मैं मां सरस्वती के चरणों में मस्तक होकर आशीर्वाद की कामना करके मैं आप सबसे विदा लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा प्रार्थी, कोई चीज़ गलत कह दी हो। ये एक लाइव टेलीकास्ट है, वो कहते गोली निकल गई तो निकल गई। क्षमा चाहूँगा, अच्छे इरादे से कहा है। इस देश को, इस समाज को हम सब ने मिलके एक नए मकाम तक पहुँचाना है, दुनिया का अव्वल देश बनाना है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। How do you share this? Share कैसे करें इसे? Why are you so in a rush? It's already shared by people. नहीं, वो कह रहे थे कि इसको बंद करना पड़ेगा, शेयर करना है। It's live. I know, it's share कैसे करें?
he said once you close it, जिसको शेयर करिएगा तो ये कुछ नहीं करना। पूछ लेने से पूछ लेते हैं, कोई इशू नहीं, शेयर